बच्चों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है मोनोपोली। मोनोपोली ये बाजार के अंतर्गत ही अगला रूप है। जैसे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार हमने कर लिया था, तो आज हम कर रहे हैं मोनोपोली। मोनो जो होता है वो होता है सिंगल। मोनो मीन्स सिंगल यानी एक, और पोली मीन्स कंट्रोल। तो एक फर्म जिसका पूरा कंट्रोल होता है पूरे मार्केट के ऊपर, उसे हम कहते हैं मोनोपोली या एक अधिकार। एक फर्म का पूरा अधिकार होना पूरे बाजार के ऊपर। इसको कैसे डिफाइन करें? डेफिनेशन में हम कहेंगे कि एक विक्रेता होगा, केवल एक। क्रेता बहुत सारे होंगे। जो सामान वो बेच रहा है विक्रेता, उसका कोई निकट स्थानापन्न नहीं होगा। निकट स्थानापन्न से अभिप्राय है कि उस जैसी चीज बाजार में उपलब्ध नहीं है। बैरियर्स टू एंट्री, बाजार में आने पर रुकावटें होंगी। दूसरी फर्में बाजार में आ नहीं सकती। अगर आ जाएंगी तो वो एक अकेला नहीं रहेगा, वो अनेक में कन्वर्ट हो जाएंगी फर्में आने से। इसलिए एक अकेला तभी रहेगा जब दूसरी फर्मों को बाजार में आने से रोका जाए। कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं मोनोपोलीज के इंडिया के अंदर हैं। वो है आपका रेलवे, और आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अगर आप हरियाणा के अंदर देखें, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, इस तरीके से ये एक एजेंसी है जो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। तो ये एग्जाम्पल हो गए मोनोपोली के। अब देखते हैं कि इसकी विशेषता में आप देखेंगे कि एक बेचने वाला होगा, केवल एक विक्रेता, केवल एक रहेगा तो ही एक अधिकार है। अगर अनेक हो जाएंगे तो वो एक अधिकार नहीं रहेगा। फर्म ही उद्योग है, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा फर्म में और उद्योग में। फर्म और इंडस्ट्री सेम चीज रहेगी। वो क्यों रहेगी? क्योंकि एक अकेला फर्म जो है वही बाजार के अंदर काम करेगी, अपने तरीके से काम करेगी, तो उसका कोई कॉम्पिटिटर या राइवल नहीं है। फर्म कीमत खुद ही तय करेगी, कोई और तय करने वाला नहीं है। जैसे आपने पूर्ण प्रतियोगिता में पढ़ा था कि कीमत उद्योग तय करता है, तो यहां पर उद्योग और फर्म में कोई भेद ही नहीं है, तो इसलिए कीमत जो है फर्म स्वयं तय करेगी। बाजार कीमत पर महत्वपूर्ण प्रभाव रहेगा। बाजार की कीमत क्योंकि फर्म स्वयं तय करती है, तो इसलिए वही सारा का सारा निर्णय लेगी, तो वो अकेली फर्म जो है वो पूरे बाजार को प्रभावित करती है कीमत के रूप में। नेक्स्ट विशेषता है निकट प्रतिस्थापन का अभाव। प्रतिस्थापन क्या है? प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूट बोलते हैं हम, वो एक के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग करना। लेकिन यहां पर यह है कि जो वस्तु एकाधिकार वाला बेच रहा है, तो वो दूसरी उस जैसी मिलती जुलती वस्तु बाजार में कोई दूसरी फर्म बेच नहीं रही है, तो वो निकट स्थानापन्न नहीं है। जैसे आप कह सकते हैं कि रेलवे का स्थानापन्न आप बस से बैठ के चले जाएं, लेकिन बस जो है वो पूरी तरीके से निकट स्थानापन्न नहीं है रेलवे का, क्योंकि वहां के जो है आपका बस का फेयर यानी किराया ज्यादा होगा ट्रेन के कंपैरिजन में। ट्रेन में आप स्लीपर क्लास, एसी क्लास इस तरीके से होते हैं, तो जो कि बस में नहीं है। तो दूर का प्रतिस्थापन है, निकट स्थानापन्न नहीं है ट्रेन का बस। एग्जाम्पल्स हैं पीने का पानी, जो वाटर सप्लाई का पानी आता है और कोई एजेंसी नहीं है, म्युनिसिपैलिटी वाले हमें देते हैं। बिजली जो है हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड से ही आती है, तो इन दोनों का हमारे पास कोई निकट स्थानापन्न नहीं है। मांग बेलोजदार होती है। बेलोजदार का अर्थ यह है कि कीमत का जो प्रभाव है वो मांग के ऊपर बहुत कम होता है। जैसे इसके अंदर स्टीपर वे में यानी खड़े रूप में हमारे पास जो है मांग वक्र होगा इस तरीके से। जैसे कीमत हमने बहुत सारी कम कर दी, लेकिन फिर भी क्या है, ग्राहक थोड़े से ही बढ़े, या कीमत हमने बहुत सारी बढ़ा दी, तब भी हमारे पास जो है ग्राहक जाएंगे कहां पर? ऑप्शन नहीं है। जैसे आप कीमत बढ़ा देंगे, ये कीमत है ओपी और मात्रा है ओक्यू। अगर कीमत बढ़ा के ज्यादा बढ़ा दी जाती है तो केवल थोड़े ही कस्टमर्स कम होंगे कीमत ज्यादा बढ़ने से, तो कोई खास ज्यादा मांग के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मांग जो है वो कम लोचदार या बेलोचदार रहेगी। रुकावटें, इस बाजार के अंदर नई फर्मों के आने पर रुकावटें होती हैं, और वो किस तरह की रुकावटें हैं? जैसे कच्चा माल जो है उसके ऊपर विशेष अधिकार हो जाए उसी फर्म का,
और कोई फर्म जो है बाजार के अंदर उसके पास इस तरीके का जो कच्चा माल एक फर्म के पास है दूसरे के पास वैसा नहीं होगा, तो उसी का अधिकार रहेगा उत्पादन करने के ऊपर। या फिर तकनीक ऐसी है कि जो दूसरों के पास वैसी नहीं है, जो एक फर्म के पास है, तो वो अकेली एक ही फर्म पूरे बाजार के ऊपर अपना अधिकार बना के रखती है। पेटेंट अधिकार, पेटेंट अधिकार एक फर्म जो है वही प्रोडक्ट दूसरे ना बना लें, इसलिए कानूनी रूप से अपने काम करने के तौर तरीके जिसे हम टेक्नोलॉजी कहते हैं उसका अधिकार सरकार से ले लेती है और सरकार को सरकार से परमिशन मिल जाती है ताकि कोई दूसरा उस सामान को ना बना पाए उसकी टेक्नोलॉजी यूज करके। लाइसेंस, काम करने के लिए जो है प्रोडक्शन के ऊपर जो लाइसेंस है वो गवर्नमेंट से ले लिया जाता है ताकि दूसरी फर्मों को वो लाइसेंस अगर नहीं दिया जाएगा तो केवल एक ही फर्म वो काम करेगी। प्राकृतिक एकाधिकार, प्रकृति में भी कुछ ऐसे अधिकार दिए होंगे केवल एक ही के पास रहे, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्शन के जितने भी कंट्रीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज उन्होंने अपना बना रखा है, तो वो एक एकाधिकार के रूप में तेल के उत्पादक के रूप में काम वो देश करते हैं। दीर्घकाल में और अल्पकाल में दो समय अवधियां हैं। अब एक फर्म है तो उसको क्या होगा, असामान्य लाभ होगा, हानि होगी, क्या होगा। दीर्घकाल में फर्म अपने साधनों को इस तरीके से कार्य में लेके आएगी उत्पादन कार्यों में कि केवल उसको असामान्य लाभ रहे, अपनी लागतों को इस तरह से नियंत्रित करेगी वह, क्योंकि सभी साधन दीर्घकाल में परिवर्तनशील हो जाते हैं, इसलिए फर्म जो है केवल असामान्य लाभ कमाएगी। लेकिन अल्पकाल में जो है सभी साधन जो है परिवर्तनशील नहीं हो पाते हैं, तो पूरा नियंत्रण फर्म का नहीं हो पाता है, इसलिए फर्म असामान्य लाभ भी कमा सकती है, सामान्य लाभ भी कमा सकती है और हानि भी उठा सकती है। नेक्स्ट देखेंगे कीमत विभेद। कीमत विभेद क्या है? एक प्रोडक्ट है, ये इस प्रोडक्ट को अलग अलग ग्राहक को अलग अलग कीमत पर बेच देना। ये दो अलग अलग ग्राहक हैं, इसको तो अलग रेट में बेचा, 5 रुपए में बेच दिया मान लो कि ये सामान, और इसको यही सामान फर्म 10 रुपए में बेच देती है, तो इसे हम कहेंगे सेम प्रोडक्ट है लेकिन कस्टमर्स डिफरेंट हो गए, अलग अलग कस्टमर्स को अलग अलग रेट पे दिया जाएगा, तो इसे हम कहेंगे कीमत विभेद। तो इसकी डेफिनेशन है जब एक वस्तु को विभिन्न क्रेताओं को अलग अलग कीमत पर बेचा जाए तो उसे हम कहते हैं कीमत विभेद। कीमत विभेद तभी संभव हो सकता है जब आप या तो बाजार को विभाजित कर दें, जैसे रोहतक के अंदर देखें तो एक किला रोड के ऊपर सामान बिके और एक मॉडल टाउन के अंदर बिके, ताकि दो ग्राहक जो है आपस में मेल ना कर पाए, नहीं तो फिर ये संभव नहीं होगा, वो झगड़ा करने लग जाएंगे विक्रेता के साथ। तो यही है कि उनकी आपस में कोई मुलाकात नहीं होनी चाहिए और मांग की विभिन्न लोच हो, जैसे एक मांग की लोच जो है कम लोचदार है और एक कंपैरेटिवली इससे अधिक लोचदार है, तो जो अधिक लोचदार है उसको तो हम कम कीमत पर दे देंगे और जो कम लोचदार है तो उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, उसके लिए हम ज्यादा कीमत रखेंगे, पहले वाले के लिए कम था। इस तरीके से हम मांग की लोच देखकर भी है कीमत का निर्धारण किया जाता है। इस बाजार की अगली विशेषता है कि यहां पर AR और MR, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू यानी औसत आगम, औसत आगम या औसत आय, ये एवरेज रेवेन्यू है, ये और ये मार्जिनल रेवेन्यू है सीमांत आगम। ये दोनों जो हैं डिफर कर रहे हैं, आप देखेंगे ये ग्रीन जो लाइन है ये AR है और MR इससे जल्दी गिर रहा है। वो इसलिए है क्योंकि कीमत जैसे जैसे कम होती है डिमांड वैसे वैसे बढ़ती है, इस वजह से जो है सेम प्राइस ना होने की वजह से AR और MR जो है वो एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं। अब बारी आती है इसके संतुलन की। एकाधिकार के अंदर फर्म किस तरीके से संतुलित उत्पादन करेगी? फर्म का संतुलन वही तरीका है जो आपने पूर्ण प्रतियोगिता में पढ़ा था। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या था? कीमत स्थिर रहेगी, तो AR और MR समान हो जाएंगे और MC जो है U आकार की होती है, तो अगर पहले MC ऊपर से काट रही है तो यहां पर संतुलन नहीं होगा। तो संतुलन न होने की वजह से क्यों नहीं होगा ये देखिए, क्योंकि यहां पर आपकी जो MC ऊपर हो गई, तो यहां MC ऊपर होने की वजह से ये जो पोर्शन है इतना, ये क्या कहलाएगा? फर्म की हानि कहलाएगा। अब
जैसे ही फर्म आगे उत्पादन करती है तो ये जो पोर्शन है इसमें आगम ऊपर है और लागत नीचे है, ये फर्म का लाभ हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही फर्म और उत्पादन करेगी ये टुकड़ा लाभ का और उसे मिल जाएगा क्योंकि एमसी नीचे है। तो यहां तक उत्पादन करेगी बिंदु तक, यहां क्यों उत्पादन स्तर तक, तो केवल ये दोनों के दोनों पोर्शन उसे लाभ के मिल जाते हैं, तो फर्म के लाभ अधिकतम यहीं पे होंगे। इसके बाद फिर यहाँ एमसी ज्यादा हो जाएगी एमआर से, तो फिर फर्म को क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। यही स्थिति जो है संतुलन की बनेगी ई पॉइंट, यानी कि एमसी ऊपर से ना काट के नीचे से काटे, एमसी और एमआर बराबर हो, जो कि यहां पर भी बराबर थे ए पॉइंट पे भी और ई पर भी बराबर है, लेकिन हमारा संतुलन ई पे होगा। यहाँ दो शर्तें बनती हैं, एमसी और एमआर एक दूसरे के बराबर हो, और दूसरी शर्त जो बनती है वो एमसी कट्स एमआर फ्रॉम बिलो, यानी कि एमसी एमआर को नीचे से काटे। तो हमने ये वाला जो पोर्शन है वो ई पॉइंट वाला ये हम ले लेते हैं, इस तरीके से हम नहीं लेते कि ऊपर से काटे, ये पोर्शन हम छोड़ देते हैं, हम केवल यही लेते हैं कि यहां पर एमसी और एमआर बराबर होगा, और ये जो इतना पोर्शन है सकल लाभ का, ये सारा का सारा फर्म को प्राप्त हो जाता है। तो फर्म जो है ई बिंदु पर संतुलन में होगी। इससे आगे करती है तो इस पोर्शन में एमसी और एमआर का जो डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है, तो ये आपकी हानि को दर्शाएगा। तो फर्म केवल ई बिंदु पर काम करेगी, और ई बिंदु से आपको क्या पता चलता है कि ओ से लेकर क्यू तक उत्पादन किया जाएगा। अब इस डायग्राम में आप देखें तो ई हमारा संतुलन है, यहां पर हमारी जो मात्रा है फर्म की वो ओ क्यू निर्धारित हो गई है। इसी को यदि आप ऊपर उठाएं तो ए बिंदु बनता है हमारा, इसको ऐसे ऊपर लेके जाएंगे आप, ए आर जो है वो प्राइस लाइन होती है, तो क्यू के सिर के ऊपर आप देखें क्यू उत्पादन स्तर के, तो ए पॉइंट आता है आपका, यानी ए से लेकर क्यू तक, ये जो इतना पोर्शन है ए से लेकर क्यू तक ये आपका प्राइस है। वही प्राइस आप ओ से लेकर पी तक दिखा सकते हैं, ये इतना, ये प्राइस का निर्धारण होता है। ई से संतुलन निकल के आया, और अगर इसी को ऊपर देखें ए आर तक तो आपकी प्राइस निकल के आती है। अब आप देखें इस डायग्राम में तो ये हमारा संतुलन हो गया ई, जहां एमसी ने एमआर को नीचे से काटा, ये काट दिया, यहाँ पे संतुलित उत्पादन ओ से लेकर क्यू तक निर्धारित हो गया। यहां आप देखेंगे कीमत जो है वो ए निकल के आई क्यू से लेकर ए तक, या यूं कहें ओ से लेकर पी तक, ये इतना पोर्शन आपकी प्राइस निकल के आता है, यहां तक का जो ए आर लिखा हुआ है ये पोर्शन, ये भी हम मान लेते हैं। अब एसी आती है, आपको पता है कि एमसी एसी के मिनिमम में से जाता है, तो एसी का मिनिमम ये है। एमसी हम इस तरीके से एसी बनाए कि एमसी के बढ़ते हुए भाग पर ये न्यूनतम आता है, यहां पे आए, तो यहां से हमारी को औसत लागत निर्धारण का पता चलेगा। अब क्वांटिटी जो संतुलित की निकली है उसी को आप देखें ऊपर, तो एसी तक लेके जाएं तो ये बी पॉइंट आता है, तो बी पॉइंट से आप देखें बी से लेकर क्यू तक, या यूं कहें P1 O से लेकर P1 तक आपकी एसी है। तो जो P से P1 तक बच गया ये पूरा पोर्शन, ये आपकी का जो है औसत लाभ बच गया है। और कुल लाभ के लिए आप इस पूरे बॉक्स को देखें तो ये पूरा बॉक्स जो है आपका, ये हमारा असामान्य लाभ में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो शेडिंग पोर्शन है ये आपका जो है असामान्य लाभ निर्धारित होता है। अब सामान्य लाभ भी आप देख सकते हैं। सामान्य लाभ के लिए क्या करेंगे आप, ये ए आर, एम आर ऐसे जाएगा, एमसी नीचे से काटेगा, काट दिया, ई बिंदु संतुलन का हो गया। ई बिंदु से हमारी मात्रा जो है वो क्यू निकल के आई, क्योंकि सिर के ऊपर अगर हम देखें तो टी पॉइंट हम ले लेते हैं, ये आपकी प्राइस हो गई, या हम कहें ओ से लेकर पी तक प्राइस निकल आया। अब एसी अगर टी पॉइंट को छू रही है यहां पे, और छूते हुए एमसी के ऊपर न्यूनतम आ गई, और यहीं से हमने एसी को बढ़ा दिया, तो ये जो टी पॉइंट है ओ पी टी और क्यू, ये आपका टोटल रेवेन्यू बनेगा, और ओ पी टी क्यू यही आपकी टोटल कॉस्ट बनेगी। तो इसलिए कॉस्ट और रेवेन्यू बराबर हो जाएंगे, तो इसलिए सामान्य लाभ होगा। इस स्थिति में ए आर इज इक्वल टू एसी होता है, ये सामान्य लाभ हो गया। ठीक है, अगर हानि बनानी है
तो इस स्थिति में आप देखेंगे ये AR, ये MR, MC नीचे से गया, ये E संतुलन हुआ, यहां से मात्रा Q उत्पादन की तय हो गई संतुलित, ये T प्राइस आ गया, यहां से हम देखें या OP प्राइस हो गया। अब AC को ऊपर कर देते हैं हम, MC के ऊपर न्यूनतम हुआ और इस तरीके से AC बढ़ी। अब T वाली को ही T पोर्शन से अगर आप ऊपर उठाएं तो ये अपना इतना पोर्शन जो है, इतना ये आपकी औसत हानि और कुल हानि, ये आपका ये पूरा पोर्शन आपका कुल हानि में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप देखें तो हमारे पास तीन स्थितियां बनती हैं। AR इज इक्वल टू AC जो कि सामान्य लाभ है, AR अगर AC से ज्यादा हो गया तो आपका जो है असामान्य लाभ है, और अगर AR कम हो गया AC से तो ये आपकी हानि है। तो इस तरीके से तीन स्थितियां ये आपने देखी, दीर्घकाल में असामान्य लाभ फर्म को प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से ये आपका आज का टॉपिक खत्म हो जाता है। एकाधिकार, तो एकाधिकार के अंदर आपने देखा उसकी परिभाषा, उसकी विशेषताएं और उसके अंदर संतुलन किस तरह से निर्धारित होता है और दीर्घकाल के अंदर किस तरह से असामान्य लाभ होते हैं। तो आज का ये टॉपिक आपका फिनिश हो गया है। इसे रिवाइज करना और डायग्राम्स की प्रैक्टिस करना। थैंक यू।